सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डीपीटी वैक्सीन। उसमें पर्टिसिस वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको, जो कि आपको जितना पता होना चाहिए पर्टिसिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ये किल्ड वैक्सीन होती है, जो कि हमने इसके क्लासिफिकेशन में देखा था। पर्टिसिस की जो वैक्सीन होती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीपीटी वैक्सीन। इसकी डोज कितनी होती है 0.5 ml इंट्राडर्मल। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्टिसिस बैक्टीरिया। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, लेकिन मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसकी और बताना चाहूँगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ पर्टिसिस वैक्सीन। सो हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसमें क्वेश्चंस में कि एनाफिलैक्सिस जिनको हो, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, इंसेफेलोपैथी हो, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं? अगर किसी को बुखार है, सीजर्स हैं, शॉक में है बच्चा, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए बच्चा रोता जा रहा है, तो उसको भी हम पर्टिसिस की वैक्सीन नहीं देते। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे? एंसेफेलोपैथी, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है किन के अंदर, किनको हम पर्टिसिस लगा सकते हैं? जिनकी फैमिली हिस्ट्री कन्वर्जेंस की है तो हम उसको लगा सकते हैं। अगर किसी फैमिली हिस्ट्री है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की, लगा सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडवर्स इफेक्ट इवेंट, मतलब फैमिली हिस्ट्री है ना डीपीटी की कोई प्रॉब्लम की, तो फिर हम लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है कि अगर बच्चे को हमने डीपीटी का इंजेक्शन लगाया और उसके 72 आवर्स के अंदर 72 घंटों में क्या हुआ कि उसको कन्वर्जन्स शुरू हो गए, उसको कन्वर्जन्स शुरू हो गई, दौरे पड़ना शुरू हो गए, तो फर्दर उसको पर्टिसिस नहीं लगाएंगे। तो फिर उसको क्या लगाएंगे? डीपीटी की जगह डी और टी लगाएंगे, पर्टिसिस निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा किन लोगों को पर्टिसिस नहीं लगानी? जो 2 साल से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें हमने पर्टिसिस नहीं लगानी। 2 साल में से ज़्यादा बच्चे, उनको हम पर्टिसिस नहीं लगाते। जिन बच्चों को ब्रेन डैमेज है या प्रीवियस हिस्ट्री है कन्वर्जेंस की, उनको भी हमने पर्टिसिस नहीं लगानी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीज़ल्स की, ठीक है। सो एमएमआर आपको पता है मीज़ल्स, मम्स और रूबेला के लिए होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमआर के हमने बारे में पढ़ा था, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है और ये जो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है बॉडी, ठीक है। इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है अगर हम वायरस के साथ बूस्ट कर दें, और अगर वाइल्ड वायरस के साथ बूस्ट नहीं करते तो इम्यूनिटी शॉर्टर होती है। मतलब वाइल्ड वायरस के साथ बूस्ट करेंगे तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी, ठीक है। और मीज़ल्स की जो वैक्सीन होती है इट इज़ कंपोनेंट ऑफ एमएमआर, मीज़ल्स मम रूबेला। उसके बाद इसकी डोज आ जाती है। डोज जो होती है वो इसकी 0.5 ml सबक्यूटेनियसली होती है, जो कि हमने आपको बताया था कहाँ पे लगती है, लेफ़्ट डेल्टॉइड पे। फिर आ जाते हैं कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। अब आपने ये लिख लेना है कि व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एमएमआर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एमएमआर ये हैं कि अगर किसी को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है टू नियोमाइसिन, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है टू नियोमाइसिन जेलेटिन, प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लगाएंगे एमएमआर। इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट है नहीं लगाएंगे। लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी लगा रहा है एमएमआर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एमएमआर इज़ अ लाइव अटेनुएटेड। लाइव अटेनुएटेड कोई भी वैक्सीन आ जाती है उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप लिख सकते हो कि इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी ले रहा है, उसको ये एमएमआर या लाइव वैक्सीन कोई भी है नहीं लगाएंगे। प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं लगाएंगे। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन टू नियोमाइसिन है, ठीक है, तो जेलेटिन को है और इसको है नियोमाइसिन को एनाफिलेक्टिक नहीं लगाएंगे। किन में हम एमएमआर लगा सकते हैं? जिनके अंदर टीबी है या पॉजिटिव पीबीटी स्कैन टेस्ट है, जिनके अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हम जो है वो लगा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में लगा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं?
साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि एमएमआर की वजह से मीज़ल्स से जो इसकी वजह से मॉर्बिली फॉर्म जो है रैश बन सकती है, माइल्ड फिब्राइल इलनेस हो सकती है, और उस बुखार की वजह से फिब्राइल कन्वर्जन्स हो सकती हैं, और एनकेफेलाइटिस हो सकता है। सो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। रैश हो सकती है, बुखार हो सकता है, और उसकी वजह से कन्वर्जन्स, फिब्राइल कन्वर्जन्स और एनकेफेलाइटिस हो सकता है। अब एक बच्चा है, उसको जो है वो एमएमआर जो है उसको मीज़ल्स हो गया है, तो अब उसको हम मीज़ल्स हो गया है तो अब उसको क्या करेंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्या देंगे। अगर मीज़ल्स को हुए हुए अभी 72 आवर्स गुजरे हैं तो हम उसको साथ ही वैक्सीन दे देंगे मीज़ल्स की इमीडिएटली। अगर उसको 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन 6 दिन से कम है, मतलब 3 to 6 डेज़ के अंदर, तो फिर हम उसको वैक्सीन नहीं देंगे, अब उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे IM इंट्रामस्कुलर। ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस यूक्यू ऑफ मीज़ल्स। 11-month-old unvaccinated baby has been admitted with the complaints of cough, coryza, red eyes, high-grade fever, generalized maculopapular rash. So ये मीज़ल्स की होती है, कफ, coryza, red eyes, ये सब कुछ जो है सीज जो होते हैं, कंजक्टिवाइटिस, coryza, कफ और फीवर के साथ रैश। This is of measles. Which vaccine could prevent this condition? Measles vaccine, MMR, live attenuated, derived from various measles virus strains, can prevent this condition. What is the recommended schedule, dose, mode of administration? So schedule is, हमने देखा था MMR का 9 months and 15 months पे लगती है। कितनी डोज होती है? 0.5 ml की। मोड क्या होता है? सबक्यूटेनियस। तो आप इस तरह से अटैम्प्ट करोगे कि किस वक्त लगाएंगे, डोज, मोड। ठीक है, तो ये मीज़ल्स का क्वेश्चन था। अब हम करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये हम किन लोगों को देते हैं? इट इज़ गिवन टू ऑल इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, सबको देते हैं। और इसकी खास बात ये कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि किल्ड वैक्सीन होती है, तो हम उनको दे सकते हैं आसानी से। अब इसकी जो है वो हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी 3 डोजेस होती हैं इंट्रामस्कुलर। कितनी डोजेस होती हैं? 3। तीन डोजेस होती हैं 0, 1 और 6 मंथ्स पे जो है ये लगती है। 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे 0.5 ml की, अगर एज लेस देन 18 ईयर्स है, अगर मोर देन 18 ईयर्स है तो 1 ml की। ठीक है, तो जो है इन्फेंट्स और न्यूनेट्स हैं उनको ये हम कहाँ लगाते हैं? इन्फेंट्स और न्यूनेट्स को हम एंटीरियर जो थाई है राइट साइड का वहाँ लगाते हैं, और जो हमारे होते हैं चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स उनको हम डेल्टॉइड पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी हो गई डोज, किस वक्त लगानी है, कितनी डोजेज़ हैं 0, 1, 6 मंथ्स पे, और जो है वो कितनी डोज है, किस एज पे कौन सी, और कहाँ लगानी है, साइट क्या है। ठीक हो गया। एक और बात इसकी ये होती है कि अगर हम इसकी 3 डोजेज़ है ना, 0, 1 और 6 मंथ्स पे, ठीक है, जो सेकंड और थर्ड डोज है इसके दरमियान में हम जितना ज़्यादा वक्फा रखेंगे, जितना ज़्यादा इंटरवल होगा, उतने ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, हाई टाइटर्स होंगे anti-HBs के। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे कि वो बच्चे जिनके मदर्स हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव हैं, उनके अंदर हमने क्या करना है।
वो इन्फेंट्स जिनके मदर्स का हमें नहीं पता कि उसको हेपेटाइटिस था या नहीं, उनके अंदर हमने क्या करना है, और अगर इन्फेंट्स को हो गया हेपेटाइटिस बी तो फिर क्या करना है। तो वो इन्फेंट्स बॉर्न टू हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स, उनमें हमने क्या करना है कि ये मदर थी, उसका अभी अभी डिलीवरी हुई है, वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव थी, उसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, बेबी पैदा हुआ है। अब हमने क्या किया, 12 आवर्स के अंदर अंदर बर्थ के, हमें पता है उसकी मदर जो है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो 12 आवर्स के अंदर अंदर हमने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को देनी है 0.5 ml। 0.5 ml इम्यूनोग्लोबुलिन हमने देनी है हेपेटाइटिस बी की। ठीक है, एक साइड पे इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी बच्चे के और दूसरी साइड पे उसकी वैक्सीन दे दी। ठीक है, तो ये हुआ 12 घंटे के बाद बर्थ के। फिर वही 1 मंथ पे, फिर 6 मंथ्स पे वही वाला डोज 0, 1, 6 मंथ्स। सेकेंड डोज जो है वो 1 मंथ पे, थर्ड डोज 6 मंथ्स पे। फिर जब बच्चा 12 से 15 महीने का होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे क्या उसकी बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस के अगेंस्ट। अगर है, ठीक है, तो इन्फेंट जो है वो क्या है, क्रॉनिक कैरियर है। मतलब अगर पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है, मतलब उसके अंदर जो है ना सरफेस एंटीजन है वो, और वो जो है ना उसके अंदर अभी इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हुई हुई, तो इसका मतलब वो क्रॉनिक कैरियर है। लेकिन अगर हम एंटीबॉडी चेक करते हैं और टेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब हेपेटाइटिस उसको नहीं है, इसका मतलब हमारी वैक्सीन जो हमने 0, 1, 6 मंथ्स पे बच्चे को दी थी उसका काम हो गया है, वो ठीक है बच्चा। तो ये मैंने आपको कहानी सुना दी एक बच्चे की जो कि ऐसी मदर में पैदा हुआ था, मदर का पैदा हुआ था जो कि हेपेटाइटिस बी सरफेस पॉजिटिव थी। 12 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन लगाई, एक जगह पे हमने वैक्सीन, दूसरी साइड पे इम्यूनोग्लोबुलिन, फिर 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, फिर 12 से 15 महीने में आपने देख लेना कि उसके अंदर इम्यूनिटी है या नहीं है। अगर है इसका मतलब वैक्सीनेशन कामयाब हुई है, अगर नहीं है तो इसका मतलब वैक्सीनेशन कामयाब नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर वो बच्चे जिनकी मदर का हमें नहीं पता कि ये उनकी मदर थी, और वी हैव अ क्वेश्चन मार्क कि पता नहीं मदर को सरफेस एंटीजन पॉजिटिव थी या नहीं, तो हम ऐसे बच्चों का सेम वही करेंगे। हमें नहीं पता, हमने क्या करना है, उसी टाइम पे इंजेक्शन लगाना है, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 मंथ्स के बाद, सेम एज प्रीवियस। ठीक है, वैक्सीन हमने उसी तरह करनी है 0, 1, 6 मंथ्स पे, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसको हमने तब तक विद होल्ड रखना है जब तक कि हमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का स्टेटस नहीं पता चल जाता। ठीक है, अगर फिर हमने जो है वो टेस्ट करवाना है बच्चे का, अगर हमें उसके अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिल जाती है फिर हमने इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है। अदरवाइज़ एज ए बच्चे को जिसकी मदर को हेपेटाइटिस बी है या नहीं ये हमें नहीं पता, उसको हमने नहीं देना। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आती है फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो विद इन 7 days ऑफ लाइफ हम बच्चे को दे देंगे। ठीक है, फिर एक बच्चा आता है जिसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसके अंदर क्या करेंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो अगर बच्चा पहले अनवैक्सीनेटेड था, बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी थी, ठीक है, तब क्या करेंगे, अगर वैक्सीन लगी थी तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर बच्चा अनवैक्सीनेटेड था तो हम क्या करेंगे, उसको पहले दिन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे हेपेटाइटिस बी की, और 7 दिन के अंदर अंदर हम उसको वैक्सीन देंगे। ठीक है, ये उस बच्चे की बात की जा रही है जो कि अनवैक्सीनेटेड था, तो हमने उसको पहले दिन इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दी और 7 दिन के अंदर अंदर वैक्सीन दे दी। दूसरा बच्चा है जो पहले वैक्सीनेटेड था, तो अब हमने क्या करना है, उसके अंदर हेपेटाइटिस
जो है ना बी की एंटीजन डिटेक्ट करनी है, मतलब उसका ब्लड टेस्ट करवाना है, एच पी एस जो है ना उसको डिटेक्ट करना है। अगर उसके लेवल्स ठीक थे, मतलब उसके पास एंटीबॉडी थी, हमने देखी एंटीबॉडी उसके अंदर थी 10 ml इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज़्यादा, तो अब उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है। लेकिन अगर उसके एंटीबॉडी के लेवल कम थे, 10 ml पर इंटरनेशनल यूनिट से कम थे, तो अब हम उसको हेपेटाइटिस की बूस्टर डोज दे देंगे। ठीक है। फिर एक बच्चा होता है जिसके हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हम इम्यूनोग्लोबुलिन वैसे ही लगा देते हैं। और एक क्रोनिक कैरियर का पेशेंट होता है, तो हम उसको भी हम वैक्सीनेशन देते हैं, क्रोनिक कैरियर वाले पर्सन को, और उसके घर में जितने भी ख़ानदान के लोग होते हैं सबको हम वैक्सीनेशन देते हैं। तो दिस वाज अबाउट द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। हमने देखना है कि अनवैक्सीनेटेड है, प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है, अगर किसी का टेस्ट नहीं हो सकता और अगर कोई क्रोनिक कैरियर है, तो फिर उन केसेस में हमने पर्सन को कैसे डील करना है। ठीक है। अब एक आ जाता है, एक और हम देख लेते हैं इसका यूक्यू। 2 days old neonate is brought to OPD for the concern that his mother is hepatitis B surface antigen positive। तो अब आप उसको क्या करोगे, मैंने भी आपको बताया था, उसी टाइम आप क्या करोगे, 12 आवर्स के अंदर अंदर 0.5 ml हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे एक जगह पे, और हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन वैक्सीन दोगे दूसरी साइड पे। सेकंड डोज जो है वो आप 1 महीने बाद लगाओगे और थर्ड डोज आप 6 मंथ्स पे लगाओगे। यही करोगे। व्हाट वुड बी द फर्दर प्लान ऑफ माई इम्यूनाइजेशन इन द बेबी। तो जब आपने बर्थ के 12 घंटे के अंदर आपने उसको वैक्सीन दे दी और इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी, तो सेकंड डोज़ आप 1 महीने के बाद लगाओगे, थर्ड डोज़ 6 मंथ्स पे लगाओगे। फिर आप जो है वो 12 से 15 महीने पे उसका एंटीबॉडी टेस्ट करोगे। अगर आपको नहीं मिलता हेपेटाइटिस बी जो है वो सरफेस एंटीजन जो है वो नेगेटिव मिलती है, तो फिर आप जो है उसको फर्दर उसको 0.016 मंथ्स पे कंटिन्यू रखोगे। ठीक है। अगर आपको जो है वो मतलब आप उसको जो है ना क्या करोगे कि फर्दर उसको करवाओगे, अगर उसके अंदर जो है नेगेटिव है दोनों, और फिर आप उसकी टेस्टिंग करवाओगे 1 महीने के बाद आफ्टर द थर्ड डोज, और इस तरह आप टेस्ट करते जाओगे उसका। उसके बाद कहते हैं हाउ एंड वेयर वुड यू एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन द बेबी टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। तो हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन जो है वो सेपरेट साइड पे देते हैं, एक जो है वो हम डेल्टॉइड पे देते हैं और दूसरी हम बटक पे देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है EPI। जो मैंने आपको EPI का वो एक पूरा बंदा दिखाया था ना, वो आपको याद है कि जिसके राइट डेल्टॉइड पे क्या था, उस तरह सारा उसको यहाँ पे समराइज वे में इस तरह टेबल बना के आपने लिखते ना जब भी आपसे इस EPI का स्केड्यूल पूछा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बर्थ पे क्या लगता था, BCG और पोलियो जो है ना वो हमारी बर्थ पे लगती है, 6 वीक्स पे लगती है, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे। ठीक है। तो BCG तो आपको बर्थ पे लगानी ही लगानी है, BCG बर्थ पे लगनी ही लगनी है। कितनी लगनी है, 0.05 ml की डोज लगनी है और इंट्राडर्मल लगनी है। कहाँ पे, राइट डेल्टॉइड पे। फिर OPV जो 0 है उसके 2 ड्रॉप्स लगने हैं ओरल। और हेपेटाइटिस बी का भी अब आ गया हुआ है कि बर्थ पे हमने देखा था कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर होगी या उसके 12 घंटे के अंदर अंदर आपने लगाना होगा इसको, या फिर उसका स्टेटस हमें नहीं पता, तो उस केस में बर्थ पे हेपेटाइटिस बी लगाते हैं 0.5 ml की इंट्रामस्कुलर। ठीक है। ये हो गया बर्थ। उसके बाद 6 वीक्स पे, 6, 10, 14 वीक्स, इस पे तो आपकी 6, 10, 14 पे कौन सी आपकी टांगों वाली तो लगेंगी। टांगों वाली कौन सी थी, पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट 1, पेंटावेलेंट 2, थोड़ा नीचे करती हूँ, 6, 10, 14 वीक्स टांगों वाली कौन सी थी, पेंटावेलेंट 1, पेंटावेलेंट 2, पेंटावेलेंट 3। ठीक है। OPV तो लगेगी ही लगी, जो 0 बर्थ पे लग रही थी, यहाँ पे OPV 1, OPV 2, OPV 3। ठीक है। और इसके अलावा OPV जो है वही है, 2 ड्रॉप्स हैं, ओरल है। और पेंटावेलेंट 0.5 ml इंट्रामस्कुलर है, राइट थाई पे। ठीक है। और क्या एडिशनल है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, टांग वाली वैक्सीन है, PCV 1, PCV 2।
2 ही लगती हैं 6-10 पे। रोटा 1, रोटा 2, रोटा 3 6-10-14 वीक्स पे, ठीक है। और जो OPV3 होती है उसके साथ हम इंजेक्टेबल पोलियो भी लगा देते हैं। सो ये हो गया हमारा सारा। अब रोटा की जो डोज होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है 1.5 ml ओरल, ठीक है। ओरल जैसे पोलियो ओरल लगती है वैसे ही रोटा लगती है। 6-10-14 पे आपने टांगों वाली वैक्सीन याद रखनी है, लेकिन जो हमारी होगी ना PCV न्यूमोकोकल वो आपकी 6-10 पे लगेगी, 14 पे नहीं लगेगी। पोलियो तो वैसे ही चलती रहेगी और रोटा जो है वो 3 लगेंगी 1.5 की। फिर आ जाते हैं मंथ्स 9 और 15 मंथ्स पे क्या लगता था, MMR, मीज़ल्स 1, मीज़ल्स 2 0.5 ml सबक्यूटेनियसली लेफ्ट डेल्टॉइड पे, ठीक है। फिर आ जाती हैं बूस्टर डोजेस। 15 मंथ्स के बाद ना हमारी बूस्टर डोजेस होती हैं 23 मंथ पे, 5 और 10 साल पे। बूस्टर डोजेस जो इम्पोर्टेंट है ना वो पोलियो की हैं और DPT की हैं, ठीक है। तो DPT की जो बूस्टर है वो है और OPV की बूस्टर है 0.5 ml की, DPT 1 ml इंट्रामस्कुलर और OPV की बूस्टर 2 ड्रॉप्स ओरल 5 साल पे। फिर DT बूस्टर मतलब मैंने आपको बताया था 2 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर DPT की जगह DT लगनी है, ठीक है। तो इस वजह से 5 साल पे DT बूस्टर लगेगी और OPV बूस्टर लगेगी और 10 डेज़ पे TD लगेगी बूस्टर। तो देखें 22-23 पे DPT है, 5 साल पे DT है और फिर 10 साल पे उल्टा कर लेना और वही 0.5 ml। देखिए सारे बस पोलियो के ड्रॉप्स हैं 2, बाकी सबकी 0.5 ml है। सिर्फ BCG का 0.05 है और 1.5 रोटा का है, ठीक है। तो ये सब कुछ बर्थ पे BCG लगनी है। पोलियो के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है और हेपेटाइटिस B बर्थ पे। टांगों वाली 6-10-14 वीक्स पे, वो वीक्स पे 9 और 15 मंथ्स पे वैसे ही मीज़ल्स की लगनी है सिर्फ, और फिर 23 मंथ्स पे 5 ईयर्स और 10 ईयर्स पे बूस्टर्स लग जाएंगी। किसकी लगेंगी, DPT की लगेगी, फिर DT लगेगी, फिर TD लगेगी और पोलियो की लगेगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू लर्न दिस स्केड्यूल। सो देखिए वैक्सीनेशन स्केड्यूल से सबसे ज़्यादा आपसे EPI का स्केड्यूल पूछा जाता है, तो आपने यही जो है ना स्केड्यूल लिख देना है। ये सारे देखें वही स्केड्यूल आए हुए हैं, टेबुलेटेड फॉर्म पे आप बता दें कंप्लीट वैक्सीनेशन स्केड्यूल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें 7th वाला। 2 years old girl referred to Pete's OPD by GP. She is not properly vaccinated as her EPI schedule. Mother said she received only 3 doses of OPV on National Polio Days. There is no BCG scar. Weight उसका 10 है, height और name the vaccines given to her. तो 2 साल तक क्या है, DPT सॉरी BCG, ठीक है। उसके बाद मीज़ल्स, फिर टेटनस, DPT, H इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस B, पर्टिसिस। देन आपने जो UQs तो नहीं आए हुए लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, रेबीज़ की देखें एक्टिव इम्यूनाइजेशन है और पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जो रेबीज़ की होती है वैक्सीन उसको कहते हैं ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन HDCV। इसमें प्री एक्सपोजर होता है, मतलब रेबीज़ नहीं हुआ उससे पहले, और पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन होती है। प्री एक्सपोजर जो होता है उसकी 2 डोजेज़ होती हैं 1 महीने के वक्फे से, ठीक है। 2 डोजेज़ 1, 2 और दरमियान में 1 महीने का गैप आएगा। तो प्री एक्सपोजर में इन 1 ml सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलर, और फिर 2 डोजेज़ लगने के बाद 1 साल बाद बूस्टर डोज लगेगी और फिर 3 से 4 साल बाद बूस्टर डोजेज़ लगेगी। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसको अभी रेबीज़ डॉग ने उसको काटा है, फिर आप वैक्सीन क्या दोगे, तो ये आपने डेज़ याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के लिए भी। 0, 3, 7, 14, 28 डेज़, ठीक है। उसके बाद आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन 2 तरह से है, एंटी सीरम, इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे हम टेटनस की भी देखी थी।
तो ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो जहाँ पे वूंड होती है, जहाँ पे उस डॉग ने काटा होता है, उस जगह पे हम लगाते हैं 20 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और जो एंटी सीरम है वो हम डबल लगाते हैं 40 वाली, ठीक है। ये तब लगाते हैं जब रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास अवेलेबल ना हो। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन हम प्रेफर करते हैं, एंटी सीरम हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये हॉर्स से बनी होती है और उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से हम उसको प्रेफर करते हैं। फिर एक वैक्सीन रह गई है न्यूमोकोकल वैक्सीन। इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि इसकी जो सीरोटाइप्स होती हैं 7, 9 और 23, उनको ये कवर करती है। ये वैक्सीन पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है और ये ओवर 2 ईयर्स ऑफ एज पे हम देते हैं, ठीक है। उसमें इम्यूनोजेनिक होती है ये। हाई रिस्क किन लोगों को हम देंगे? सिकल सेल डिजीज़, क्रोनिक रीनल फेलियर, और आप पढ़ते आ रहे हो जिसकी हमने स्प्लीन निकाल दी होती है उनको देते हैं। तो सिकल सेल डिजीज़, क्रोनिक रीनल फेलियर, इम्यूनोसप्रेशन फ्रॉम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, लीक्स ऑफ CSF, HIV इन्फेक्शन, तो उन लोगों में हमने जो है ये न्यूमोकोकल की वैक्सीन देनी होती है। कितनी होती है? सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलर 0.5 ml की। कहाँ पे होती है? बंदा याद आ रहा है? लेफ्ट थाई पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्यूनाइजेशन एंड इट्स UQs। सबसे पहले आपने EPI स्केड्यूल करना है, उसके बाद आप बाकी चीज़ें करें।